नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगवा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जीएनएम वालों के लिए। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उस पर हम लेटेस्ट जितने भी एग्जामिनेशन आते रहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती रहती है हर स्टेट की, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उधर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी नोटिफिकेशन होती है, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कोई नोटिफिकेशन आया है ना, या फिर उसका डेट शीट आ गया, या फिर कह लीजिए किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आया कि फ़ीस लास्ट डेट कब तक है फ़ीस जमा करने का। तो इस तरह के नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम पर ही देते हैं, यूट्यूब पर नहीं देते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आज का टॉपिक हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जीएनएम का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 का प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता है। और ये आपका 3 घंटे की पेपर होती है। और ये आज जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम बता दें, इसमें आपका 2012 का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 30 नंबर का शॉर्ट नोट्स है ना, और 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2012 का पैटर्न था। तो हम एक एक करके चलेंगे, 2012 से लेकर 2022 तक हम पैटर्न पर चलेंगे। तो इसके लिए आप हमारे सपोर्ट करें और बाकी आप ही कह लीजिए कि डिमांड के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए भी इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी कंटिन्यूटी अगर उस पर बनी रही तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है ना, यानी कि इनएबिलिटी टू टॉक क्या होता है। तो जो आपका इनएबिलिटी टू टॉक यानी कि बात करने की क्षमता जो होती है उसे हम अफेजिया कहते हैं। ये एक प्रकार का कह लीजिए लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति कंप्लीट रूप से फ्लो में बात करने में असमर्थ होता है ना, वो सही से बात नहीं कर पाता है, अपने आप को असक्षम महसूस करता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका अफेजिया भी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तेलीय इंजेक्शन है ना, यानी कि ऑयली इंजेक्शन देने का एंगल क्या है। तो जो आपकी ऑयली इंजेक्शन होती है उसकी एंगल आपकी 90 डिग्री होती है। आपको पता होगा कि इंट्राडर्मल और इंट्रा मस्कुलर, इंट्रावेनियस, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंजेक्शन होते हैं और एक आपको पड़ता है सबक्यूटेनियस भी हमने छोड़ दिया है ना। तो इन सभी क्या एंगल होती है, क्या है, किसका किस एंगल पर दिया जाता है, वो सब हमने बताया हुआ है। और अगर आप नहीं जानते तो फिर हमारे यूट्यूब पेज के कम्युनिटी पेज को चेक करें, ठीक है। वहाँ पर आपको इन सभी का डिटेल दिया गया है एक पोस्ट में, है ना, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कहता है IVP इज यूज टू डायग्नोस स्टोन इन, है ना, यानी कि IVP का यूज किस प्रकार के स्टोन का उपचार में किया जाता है। तो जनरली है क्या कि स्टोन आपका किडनी में होता है, तो IVP थेरेपी का उपयोग हम लोग किडनी के स्टोन के उपचार के लिए करते हैं। और IVP का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनियस पाइलोग्राम, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ठीक है। हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है ADH का दूसरा नाम क्या है, यानी कि अनदर नेम ऑफ ADH। आप सबको पता है कि ADH आपका एक हार्मोन है ना, और इसी हार्मोन का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, है ना, यानी कि ऑप्शन डी वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा पाइलोरिया का मतलब क्या होता है ना। तो पाइलोरिया का मतलब होता है आपका मूत्र का अत्यधिक उत्सर्जन, यानी कि आपका शरीर से अगर अत्यधिक मूत्र निकल रही है, यूरिन आउटपुट है, तो फिर आपको पाइलोरिया की शिकायत है और आप इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन। छठा कह रहा है कि खून में पोटेशियम की कमी को किसके रूप में जाना जाता है, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज नोन एज, है ना। तो डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड होता है आपका हाइपोकैलमिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, हाइपो अगर है या फिर डिफिशिएंसी क्वेश्चन में है तो वहाँ पे हाइपो का ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन छांटे भी आप तो हाइपर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और
ये हाइपर कैलमिया भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हाइपर कैलमिया है और आपका हाइपर नेट्रीमिया तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बात आती है हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोकैलमिया। तो पोटेशियम कर रहा है, तो पोटेशियम जानते हैं आप लोग कैसे होता है, पोटेशियम का सूत्र भी होता है। तो ये हाइपोकैलमिया आपका हो जाएगा, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। और अगर कह लीजिए क्वेश्चन में रहा कि पोटेशियम की अत्यधिक मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपर कैलमिया। बस सेम रहेगा, बस यहाँ पर हाइपर हो जाएगा, हाइपर लग जाएगा। और नेट्रीमिया आपका सोडियम के लिए यूज होता है, यानी कि सोडियम की जब कमी होती है तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और सोडियम की अधिकता होती है तो हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, इस तरह का जो भी कमी होती है तो सबका नाम है। ये आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पढ़ने का रहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि एक चीरा के माध्यम से आंतरिक अंगों के फैलाव के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब आपके शरीर पर कोई चीरा लग जाता है तो आपके जो इंटरनल पार्ट्स है, जो इंटरनल स्किन है, उसका फैलाव क्या कहलाता है। तो जनरली मोस्ट आप कह सकते हैं कि चीरा मतलब हुआ आपके हाथ में कट लग जाना, है ना। तो इससे क्या होता है, एक घाव का निर्माण होता है, यानी कि घाव स्फुटन, जिसे इंग्लिश में वुंड डिहिशंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन कहता है कि आरएल क्या है, यानी कि रिंगर लैक्टेट। तो ये जो रिंगर लैक्टेट होता है एक प्रकार का सलाइन लिक्विड है, इसका उपयोग सलाइन करने में किया जाता है, मरीजों को चढ़ाने पानी के जाता है। और मोस्टली कह लीजिए ये बेहतर भी माना जाता है आरएल सॉल्यूशन को सलाइन करना, बाकी पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी सलाइन को चेंज किया जाता है। तो आठवां का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉरी, हाइपरटोनिक नहीं, आइसोटोनिक होता है, हाँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, हाइपरटोनिक नहीं होगा, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नौवां क्वेश्चन आपका कहता है कि विटामिन के एक इंजेक्शन देने से क्या होता है। तो जो विटामिन के एक इंजेक्शन देने से, सॉरी ये 10वां क्वेश्चन हम पढ़ दिया। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि भूख की कमी क्या कहलाती है आपके। तो जो भूख की कमी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट इज ऑल्सो नोन एज एनोरेक्सिया। ये फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि भूख की कमी क्या कहलाती है, तो एनोरेक्सिया। 10वां क्वेश्चन कहता है कि विटामिन के इंजेक्शन देने से, है ना, क्या होता है। तो विटामिन के का जब इंजेक्शन हम देते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन लेवल बढ़ता है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी है। उसमें आपका पहला है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है जी। तो नॉर्मल पीएच आपका होता है 7.45। जनरली कहीं कहीं लिखा रहेगा 7.35 से लेकर के 7.45, इस फॉर्म में भी 7.35-7.45 इस रेंज के बीच में रहता है। नाक से रक्तस्राव को क्या कहते हैं, यानी कि नाक से खून आना आपका क्या कहलाता है। तो नाक से खून आने को हम लोग एपिस्टैक्सिस कहलाते हैं, एपिस्टैक्सिस। तीसरा कहता है कि एमसी वायरवे बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एमसी वायरवे पॉइंट किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आंसर एब्डोमेन, उधर। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हिमेचूरिया का मतलब क्या होता है ना। तो जो हिमेचूरिया है ये आपका कहलाता है मूत्र में रक्त आने को, यानी कि जब आपके यूरिन पास कर रहे हैं और उसमें ब्लीडिंग आ रही है तो फिर यह आपका कहलाएगा हिमेचूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र में रक्त आना, ब्लड इन यूरिन। पांचवा कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। तो जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होगा वो आपका होगा ओ नेगेटिव। और क्या है कि यूनिवर्सल रेसिपिडेंट, यानी कि जो ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है सारे ब्लड ग्रुप को, तो ए बी पॉजिटिव होगा आपका यूनिवर्सल रेसिपिडेंट। ओ डोनर जो ओ नेगेटिव ब्लड होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को आप लगा सकते हैं, और ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है उस व्यक्ति को किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट करा है पेट के सूजन को क्या कहते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड। तो जो पेट का सूजन होता है वो आपका गैस्ट्राइटिस कहलाता है, गैस्ट्राइटिस।
नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा थायरॉक्सिन का उत्पादन होता है। तो थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन का उत्पादन होता है। थायराइड ग्लैंड। 8वां कहता है कि यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति का मतलब क्या है ना। यानी कि जब आपके यूरिया में प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो ये आपका कहता है प्रोटीन यूरिया। पहले तो हम प्रोटीन लिख देंगे, है ना, प्रोटीन, और इसमें यूरिया जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा प्रोटीन यूरिया। 9वां क्वेश्चन कहता है कि 10th कार्डियल नर्व इज कॉल्ड। तो जो 10वीं कपाली उसे हम लोग वेगस नर्व कहते हैं, VAGUS, वेगस नर्व। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज करने के लिए किया जाता है। तो जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना वो टाइप 1 डायबिटीज वालों को दिया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज। चलिए अब देखेंगे ट्रू फॉल्स के तरफ, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो पहला कहता है कि इंजेक्शन डेरिफेलाइन एक एनाल्जेसिक है, ट्रू और फॉल्स है। तो ये आपका हो जाएगा इसका फॉल्स, ये गलत था। दूसरा कहता है कि मूत्राशय दर्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि साइटोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन साइटोस्कोपी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, साइटोस्कोपी में साइटोस्कोप का यूज किया जाता है। करेक्ट नेफ्रॉन के सूजन को न्यूरोसिस कहते हैं। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब भी सूजन की बात आ जाए, इन्फ्लेमेशन की बात आ जाए, तो उसमें आइटिस एक प्रीफिक्स जुड़ता है लास्ट में। तो ये न्यूरोसिस तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है चौथा पॉइंट, हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप की एक अवस्था है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप की नहीं, उच्च रक्तचाप की अवस्था है। 5वां कहता है कि दाब के तहत भाप का सिद्धांत का निस्पंदन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिल्ट्रेशन में ऐसा कोई भी सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता है। 6वां क्वेश्चन कहता है कि जिगर की वृद्धि स्प्लेनोमेगली कहलाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। जिगर की वृद्धि आपका स्प्लेनोमेगली नहीं कहलाता है, ये स्प्लीन का वृद्धि कहलाएगा आपका। 7वां कहता है कि टैकीकार्डिया दिल की दर में वृद्धि है। तो ये सही, बिल्कुल सही बात है। जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता तो है तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोथेरेपी कैंसर में उपयोग किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, रेडियोथेरेपी का उपयोग हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, है ना। रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इस तरह के और भी चीज़ों का उपयोग करते हैं। 9वां कहता है कि गुर्दे की विफलता IBP को जटिलता है, यानी कि रीनल फेलियर इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IBP। तो ट्रू। कह रहे हैं कि मेलेना शिशु का स्टूल है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना। मेलेना आपका काले रंग की मैल कहलाती है, और जो शिशु का स्टूल होता है, यानी कि इन्फेंट का जो प्रथम स्टूल होता है, वो आपका कहलाता है मेकोनियम। तो इसी तरह से आप लोग को 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, और 2012 का ही सवाल आपको हम करवा रहे हैं। आप 2012 का क्वेश्चन देख सकते हैं, यही क्वेश्चन था। और ये जो आपका शॉर्ट नोट्स है, ये टोटल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? तो 30 नंबर का। और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है ना। तो इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। और एक आता है आपका 5वां नंबर में, ये आपका रहता है 15 नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना रहेगा। पहला क्वेश्चन रहता है जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके बारे में लिखना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है ना, यानी कि इसके लक्षण के बारे में लिखना है। फिर इसके सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखना पड़ता है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि DM यानी कि डायबिटीज मेलिटस के बारे में, है ना, जो टाइप 2 डायबिटीज है आपका, उसके बारे में लिखना है। उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, और उसका टाइप्स लिखना है कैसे होता है ना। फिर मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, और कॉम्प्लिकेशंस का डिटेल करना है। तो दोनों में एक क्वेश्चन लिखना है आपको, जिसमें से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मोस्टली होता है क्या कि पहला क्वेश्चन आपका रहता है 2 नंबर का, है ना, ये 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। और जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, तो ये आपका रहेगा 8 नंबर का। तो इस तरह का नंबरिंग पैटर्न रहता है, और 2012 का ही पैटर्न था। तो हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिन्हें जो भी प्रॉब्लम हो। तो धन्यवाद।